अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। इस वक्त मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मुल्क के देही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग 10 से 12 घंटों तक जा पहुंची है। बिजली की लोड शेडिंग और महंगाई या महंगी बिजली उन तमाम बड़े मसाइल में से एक है जिनका इलेक्शन 2024 के बाद आने वाली नई हुकूमत को सामना होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही माजी के इंतखाबात में बिजली के बयानिए पर अपने वोटर्स को कायल करते रहे हैं। वो ये दावा करते हैं कि हमने लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि बारहा इक़्तिदार में आने वाली पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, बिजली की पैदावार में मुल्क को खुद कफील क्यों ना कर सके। क्या वजह है कि हर थोड़े अरसे के बाद लोड शेडिंग का मसला सर उठाता है और फिर इसी मसले पर सियासत चमकाई जाती है। शहबाज शरीफ एक बार फिर यह दावा कर रहे हैं कि हमने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया, लेकिन यह हकीकत के बरक्स है। बिजली की लोड शेडिंग न सिर्फ जारी है बल्कि यह रोज बरोज महंगी भी हो रही है। सिर्फ साल 2023 में मुल्क भर के बिजली और गैस सार्फिन पर 2200 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। तो 16 माह इक़्तिदार की दबीज कुर्सियों पर विराजमान मुस्लिम लीग नून कैसे इन मसाइल से खुद को मुबर्रा करार दे सकती है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चारों उंगलियां घी में है। पैनमा नाअहली की वजह से बहुत से कानूनी माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने में पैनमा नाअहली आड़े आएगी। लेकिन आज ये मरला भी मुकम्मल हो गया और मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ के कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन लड़ने का रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका है? शायद ऐसा नहीं, क्योंकि बाखबर जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और PTI से ताल्लुक रखने वाले वकला ने 12 अप्रैल 2018 को आर्टिकल 62(1)F के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कागजात नामजदगी को चैलेंज करने की हिकमत अमली तैयार कर दी है। याद रहे कि अदालत ने फैसला दिया था कि आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात तसव्वुर। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अब पंजाब समेत मुल्क भर में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी पूरी कुव्वत से नून लीग के मद्दे मुकाबिल होगी। एक बयान में नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने इंकशाफ किया है कि IPP ने बहुत बड़ा मुतालबा किया था, जिसके बाद उनसे फैसला खुद मुज़ाकरात नहीं हुए। इसी तरह नून लीग की हरीफ पीपल्स पार्टी का भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वोट बैंक है और खासतौर पर जनूबी पंजाब में उसके पास काफी तगड़े उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ की बात करें तो इंतखाबी निशान बल्ला और लेवल प्लेइंग फील्ड छिन जाने के बाद PTI अदालत पहुंच चुकी है। अगर PTI को अदालती रिलीफ मिल जाता है तो इंतखाबी मैदान में ये अपने हरीफों के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब आपके वक्त का। जो मसाइल इस वक्त है, जैसा कि मैंने आगाज में लोड शेडिंग का जिक्र किया, महंगाई है, बेशुमार मसाइल हैं। ये सारे मसाइल, इनके ऊपर सियासत होती रही है, लेकिन इक्तदार में आने के बाद इसका कोई जवाब नहीं देता। अब आप इक्तदार में अगर आते हैं तो इन मसाइल के साथ इक्तदार में आएंगे तो नून लीग फिर तैयार है लोगों को इसका जवाब देने के लिए? शुक्रिया आपका। नून लीग बिल्कुल तैयार है। नून लीग की हुकूमत 2017 में 30,000 मेगावाट बिजली बनाने की हमारी कैपेसिटी बना दी थी। आजकल 20,000 मेगावाट की ज़रूरत है और हमारे पास 10,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी और है। मुझे नहीं समझ में आती कि निगरान हुकूमत या जो वफाकी वज़ीर हैं वापडा के, वो क्यों ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आजकल तो सर्दियाँ हैं, गर्मियों में तो AC चल रहे होते हैं, सर्दियों में तो बिजली की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है पाकिस्तान में। और आजकल 20,000 मेगावाट से भी गुजारा हो सकता है और हमारी कैपेसिटी 30,000 मेगावाट है। तो ये लोड शेडिंग जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, इनकी किसी ना किसी जगह कोई कमज़ोरी या नालायकी है, इसको चेक करना चाहिए। और कल ही अगर सारे कारखाने चला दिए जाएं तो लोड शेडिंग ख़त्म हो सकती है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है 30,000 की। गर्मियों में जाके 30, 32, 35 पे चली जाती है, तो फिर वो 3-4 हज़ार का मेगावाट का शॉर्टफॉल आता है। आजकल तो शॉर्टफॉल का कोई तस्वर ही नहीं। इन्होंने कुछ कारखाने बंद किए हुए हैं बिजली बनाने वाले। अगर वो आज कल सुबह ये चला दें तो कल
से लोड शेडिंग खत्म हो सकती है। सही। राजा साहब, नवाज शरीफ साहब के कागजात तो मंजूर हो गए हैं, लेकिन उनके कागजात को चैलेंज करने की भी हिकमत अमली बन गई। नवाज शरीफ साहब के बारे में पहले कई जगह कई इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि हमने कौमी असम्बली से जो बिल पास किया था कि तायात नहली को हमने बिल पास करके ख़त्म कर दिया था और इसकी मुद्दत मुकर्रर कर दी थी 5 साल। उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो असम्बली ने कौमी असम्बली ने बिल पास किए हैं वो सही है और उन पर अमल होगा। किसी ने इस पे गौर नहीं किया। मैं कई अपने इंटरव्यू में ये कहता रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब को अपने कागज़ मंजूर कराने के लिए किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं। कोई रिटर्निंग अफसर उनके कागज़ राजा साहब, अभी तक ये जो मामला है, इस मामले में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तायात नहली का, दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने कानून साजी की इलेक्शन एक्ट में, और आप वजह फरमा रहे हैं कि उसको 5 साल कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले को टेकअप किया तायात नहली का। नहीं नहीं अभी नहीं तक नहीं कोई नहीं फैसला नहीं आप पहले मेरी बात सुन ले। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ कौमी असम्बली ने बिल पास किए हैं वो सही हैं, दुरुस्त हैं और उन पर अमल होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज से 3-4 महीने से कई इंटरव्यू में अपना ये बात कर चुका हूँ और मेरी बात आज सही साबित हुई कि आज रिटर्निंग अफसर ने उस फैसले के मुताबिक जो कौमी असम्बली ने पास किया था उन्होंने आज कागज़ रिजेक्ट नहीं किए और मियाँ नवाज शरीफ साहब के कागज़ मंजूर हो गए हैं। इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ेंगे, MNA बनेंगे और इंशाल्लाह 8 तारीख की शाम को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। राजा साहब, मेरे इल्म में ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ब्लैंकेट फैसला दे सकती है। दुनिया की कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं दे सकती कि पार्लियामेंट जो भी मंजूर कर ले वो ठीक होगा और वो गलत नहीं हो सकता। केस टू केस, लेजिस्लेशन टू लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट करती है। फिर आप गलत कह रहे हैं। आप चेक कर लें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। कुछ लोग जो पार्लियामेंट से चीज़ें बिल पास हुए थे उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये जो बिल पास हुए हैं इसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको नल एंड वाइड करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये फैसले दुरुस्त हैं और असेंबली के फैसलों को हम मानते हैं और इन पर अमल किया जाए। आप रिकॉर्ड का हिस्सा मैं कह रहा हूँ, इसको आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको चेक कर लें, ये फैसला है। और उस मैं आपका एहतराम करता हूँ और मैं आपकी करता, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस अब टेकअप होगा काजी फायजा साहब के वापस आने के बाद, तो जब ये फैसला आएगा उस दिन प्रोग्राम में बुला के मैं आपको बताऊंगा कि ये अदालत का फैसला आ गया है, ये फैसला पहले नहीं था, फैसला अब आया है, अब आना है। हो सकता है आपके हक में फैसला आ जाए, लेकिन फैसला भी आना है। राजा साहब, फैसला आ चुका है, आपको गलतफहमी है। अगर फैसला ना होता तो आज कागज रिजेक्ट हो जाते। आज जो कागज मंजूर हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से मंजूर हुए हैं कि इसका फैसला आ चुका है। आप रिकॉर्ड मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपके चैनल पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि जो असेंबली में बिल पास हुए हैं वो सही है और उन पर अमल किया जाए। ये आप चेक कर लें। मैं तो कोई एक शिकायत नहीं है नून लीग के किसी उम्मीदवार की पूरे पाकिस्तान से, कोई एक शिकायत नहीं है कि हमसे कागजात नामजदगी छीने गए या हमारे तायद कुरंदा या तजवीज़ कुरंदा को गिरफ्तार किया गया या हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर दिया। और तहरीक इंसाफ की दर्जनों शिकायत है, आज के दिन तक शिकायत मौजूद है। ये सही पर मुकाबला करेंगे आप और पीटीआई आपस में कि एक पार्टी के साथ ये हो रहा है और आपके कागजात सारे मंजूर हो रहे हैं? ये भी आपकी गलतफहमी है। मैं एक बात करने लगा हूं, इसको गौर से सुनिएगा और फिर इस पे सोचिएगा कि कहाँ लोगों को उठाया गया, कहाँ कागज छीने गए।
ये एक सब पीटीआई का फ्रॉड है, बोगस है। पूरे मुल्क में 2400 लोगों ने पीटीआई के कागज जमा कराए हैं। वो लोग जिन्होंने 2400 ने पीटीआई के कागज जमा कराए हैं, वो किस तरह करा गए? उन्हें कुछ नहीं कहा गया। तो एक वाक्य कोई हुआ है अगर, तो उसको इशू बना के ये सारा ड्रामा, पीटीआई वाले सोशल मीडिया के मास्टर हैं, ये सब फ्रॉड और बोगस है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से पूरे मुल्क में 2000 यानी कि 400 कागज पीटीआई से कम जमा हुए हैं। 2400 पीटीआई ने कराए हैं पूरा मुल्क में, और मुस्लिम लीग नून ने 2000 कराए हैं। तो ये जो 2400 लोगों ने कागज जमा कराए हैं पीटीआई के, ये कहाँ आसमान के सुतरे हैं या ये तो कोई फरिश्ते थे जो नजर नहीं आए? राय साहब, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो गलत हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि शफाफियत नजर आनी चाहिए। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले दिए और लोगों के कागजात मंजूर करवाए, लाहौर हाई कोर्ट ने। मुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट छोड़े, मुझे सिर्फ आप इतना बता दें कि 2400 लोगों ने जो कागज पीटीआई के लोगों ने जमा कराए हैं, वो कोई फरिश्ते थे? उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। उनके कागज जमा भी हो गए, उनके कागज मंजूर पास भी हो रहे हैं। तो अगर कोई एक इश्तिहारी था, और अगर कोई ऐसा एक बंदा था जो मतलूब था पुलिस को, जिसने हमारे शहीदों के मुजस्मे जलाए हैं, अगर कोई ऐसा आदमी था, कोई एक या दो, तो उनके खिलाफ अगर एक्शन हुआ है तो इसको इशू बना लेना, झूठ, बोगस, फ्रॉड ये कर लेना। ये तो पीटीआई इसकी मास्टर है, वो करते हैं। उनके जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, उन्होंने एक वाक्य को, वो बंदा इश्तिहारी था, पुलिस को मतलूब था, उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। मैं आपसे एक मुख्तसर सवाल कर रहा हूँ कि 2400 पीटीआई के लोगों ने कागज किस तरह जमा करा लिए अगर उनके खिलाफ ये एक्शन हो रहे थे? इतना मुझे जवाब दे दें। और हर हल्के में उनके कैंडिडेट उन्होंने अपने जोर से और अदालतों की, अब आप इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि अदालतों को, आपने कहा अदालतों को एक तरफ रखते, तो अदालतों का रोल है ना। अदालतों ने कहा कि कागजात मंजूर हो गए, और अदालतों ने कहा कि बगैर कागजात मंजूरी के कैसे इलेक्शन शफाफ हो सकता है? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि उनके कागज छीन लिए गए, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में उनके कागज किस तरह जमा हो गए? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने देखें, पीपल्स पार्टी के राजा साहब, पीपल्स पार्टी ने 1600 कागजात जमा करवाए। चूंकि उन्होंने कम का जमा करवाए तो उनके 1600 है। आपने 2000 नशिस्तों पर करवाई है तो आपके 2000 है। उन्होंने 2434 पे करवाए तो उनके 2400। जो जितनी ज्यादा नशिस्तों पर अप्लाई करेगा उसके उतने ज्यादा कागजात नामजदगी होंगे। सिंपल सा फार्मूला है। आप जो कह रहे हैं कि कागज उनके जमा नहीं होने दिए गए, तो फिर 2400 लोगों के ने किस तरह करा लिए, इसका मुझे आप जवाब देना। आप कह रहे हैं कि उनके लोग उठाए गए, ये हुआ, वो हुआ, कोई कागज नहीं छीने गए, कोई कागज नहीं छीने गए, सब फ्रॉड, बोगस, मीडिया का ये ड्रामा है, सोशल मीडिया का। एक दो जगह ये वाकया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, और वो उन लोगों का हुआ है जो इश्तिहारी है। उसके अलावा किसी जगह किसी के कागज नहीं छीने गए। हमारे फैसलाबाद में 10 एमएनए की सीटें, एक वाकया नहीं हुआ। आप मुझे फैसलाबाद में एक वाकया कोट कर दें कि कागज छीनने का या किसी को डराने का वाकया पेश है, मैं अभी जो जुर्माना दे कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजा साहब, आपके मुकाबले में साहबजादा हामिद रजा है या तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार होगा? मेरे मुकाबले में तहरीक इंसाफ के 3 लोगों ने कागज जमा कराए हैं। आगे जो मर्जी जिसको टिकट मिलेगा पीटीआई का वो आए, वेलकम। मैं इंशाल्लाह मुकाबले के लिए तैयार हूँ, अपनी कंपेन कर रहा हूँ। इनमें से जो भी आए इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी और तरीकी शिकस्त दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, साबिक ऑपोजिशन लीडर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौके हासिल करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। करून वस्ता के बादशाही निजाम में हुक्मरान तबका खुद को नागुज़ीर समझता था।
ताहम वक्त गुजरने के साथ इस सोच में तब्दीली आई और यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक में जमहूरियत के रास्ते को इख्तियार किया गया। जमहूरियत यानी मुसलसल तब्दीली का अमल जिसकी बुनियाद शफाफ इंतखाबात और इक़्तिदार की मुंतकली है। जिन ममालिक में जमहूरी अमल मजबूत है वहां सियासतदान और सियासी जमातें कारकर्दगी और मंशूर की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ती हैं। शुमाली कोरिया पर 1948 से किम खानदान की हुकूमत है। किम फैमिली का दावा है कि उन्हें अवाम की हिमायत हासिल है, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया में इक़्तिदार और अवाम के लिए खुद को नागुज़ीर समझती है। इस तवील इक़्तिदार का नतीजा यह है कि यह मुल्क दुनिया का सबसे तन्हा यानी आइसोलेटेड मुल्क माना जाता है, जहां गुर्बत के अंधेरे हैं। एक अमेरिकी इदारे बॉर्गन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में गुर्बत की शरह 60% है। पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबी माहौल काफी गर्म है, सियासी रहनुमा पुरजोश है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ बड़ी और नुमाया 3 जमातें हैं। अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी गरीब दोस्त मंशूर लेकर आई और सिंध से शुरू होने वाला इनकलाब पूरे मुल्क में फैलाएंगे। याद रहे कि 2008 से 13 तक विफाक और गुज़श्ता 15 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार में। दूसरी तरफ जेयूआई की सिंध की क़यादत कारकर्दगी के हवाले से पीपल्स पार्टी पर संगीन सवालात उठा रही है। जेयूआई के सूबाई सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सोमरो सिंध में स्ट्रीट क्राइम्स, अगवा बराए तावान, लाकानूनियत और सिंध हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी का इल्जाम लगाकर एहतजाजी मार्च की क़यादत कर चुके हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने इक़्तिदार में आने की सूरत में 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने अपने तनकीदी तीरों का रुख एक बार फिर नून लीग की क़यादत की तरफ कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने इल्जाम आयद किया है कि मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त अपने लोगों को निगरान हुकूमत में बिठाया। नून लीग की वजह से पीपल्स पार्टी को पंजाब में बड़ा नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी के कई दूसरे रहनुमा भी नून लीग पर यह इल्जाम लगा चुके हैं। यहाँ सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी के नून लीग पर यह इल्जामात महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है या इसकी नौयत संजीदा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मरकजी रहनुमा मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब। सबसे पहले फरमाइएगा कि कल मोहतरमा की 16वीं बरसी है, उनका यौम शहादत है कल। एक तकलीफ दह सानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी और हर उस शहरी के लिए, हर उस पाकिस्तानी के लिए जो जमहूरियत पर को एग्जिस्टेंस पर यकीन रखता है और एक दूसरे की को सियासत में बर्दाश्त करने पर यकीन रखता है। पीपल्स पार्टी किस हद तक इस साने के बाद अपने अंदर इस्लाहात ला सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर साहब, मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दिन है, जो कि बहुत ही तल्ख यादें हमें आती हैं कि जब एक ऐसी कायद जो कि ताकत का सरचश्मा अवाम कहती थी, एक ऐसी कायद जिसने चूज़ किया कि मैं अपने अवाम के दरमियान रहूं, उनके हुकूक की जदोजहद लड़ूं, उसको हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया। मैं समझता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो हमसे बिछड़ गईं, लेकिन उनके जो सियासी अफकार थे, उनका जो सियासी फ़लसफ़ा था, उनके ख़ाविंद आसिफ अली ज़रदारी साहब और उनके साहबजादे जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने बाकी रुफ़क़ा के साथ उस फ़लसफ़े को आज भी लेकर आगे चल रहे हैं। और जो अवाम के साथ कनेक्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो आज भी आपको नज़र आता है, क्योंकि वही अफकार, वही फ़लसफ़ा, वही मंशूर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, उसके ऊपर एक एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है कार फरमा है। राइट। मुर्तजा भाई, आपके सेक्रेटरी इत्तलात ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन शफाफ ना हुए तो आइंदा असम्बली साल या 1.5 साल बामुश्किल चलेगी। इसी किस्म के जज्बात तहरीक इंसाफ के भी है। आपका लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है और उनका शिकवा भी सबको नजर आ रहा है, पीटीआई का, वो बहुत सारी चीजें हैं जो जो उनके मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए इस तरह। तो इसका मतलब हम मान लें कि अगली असम्बली पर 1.5 साल ही चलेगी क्या? अमीर साहब, देखिए, इस सवाल का जो अंडरलाइंग चीज़ है वो ये समझने की ज़रूरत है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात नागुज़ीर हैं। माजी के तल्ख तजुर्बात से हमें सीखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इलेक्शन जो है कानून आइन के मुताबिक फेयर तरीके से हों और आवाम जो है अपना हक़ राय दही बासानी इस्तेमाल कर सके।
पीपल्स पार्टी हमेशा से इसकी विक्टिम रही है और पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि इंतखाबात जो हैं वो शफ़ाफ़ अंदाज से हो जाएँ। और मैं समझता हूँ ये जायज़ मुतालबा है, या आईनी मुतालबा है, या कानूनी मुतालबा है, और मैं समझता हूँ इखलाकी एतबार से भी ये बिल्कुल सही मुतालबा है। तो नेचुरली अगर कोई असेंबली शफ़ाफ़ इंतखाबात के ज़रिए नहीं आती, या कोई भी चीज़ अगर कानून के मुताबिक नहीं होती, तो उसका सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। जो कि आपने देखा कि 2018 में जो डिस्पेंसेशन आई थी, वो नेचुरल नहीं थी, वो मैन्यूवर्ड थी, वो इंजीनियर्ड थी। नतीजा ये हुआ कि आखिर में वो असेंबली या वो हुकूमत जो है उस तरीके से नहीं चल पाई, और कोई पौने 4 साल बाद उस हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सही। तो वैसे अगर कहना भी अब तो बड़ा अजीब वगैरह हो रहा है, क्योंकि सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह बनाई जा रही है। नवाज़ शरीफ साहब अगर बन जाते हैं चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म, नून लीग मेजॉरिटी क्लेम कर लेती है, तो इस जीत को और अपनी हार को सारी जमातें तस्लीम कर लेंगी फिर? अमीर, अगर आप नून लीग से अभी पूछें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म के इंतखाब में मुंतखब हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर के आती है, तो क्या वो अभी इस बात को अग्री कर लेंगे, इत्तफाक कर लेंगे? ये बदकिस्मती के साथ जो सियासी पोलराइज सिचुएशन है, उसके अंदर इतना लोगों के अंदर तदब्बर नहीं है कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें। पीपल्स पार्टी हमेशा से बिलीव करती है, हमारे खदशात हैं, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन हम हमेशा जो एक रिस्पेक्टेबल इखलाकी दायरे कार है उसमें रहकर काम करते हैं। 2013 के इंतखाबात में हमारे बड़े इख्तिलाफात थे नून लीग के हवाले से। हम समझते थे कि वो इंतखाबात जो हैं शफ़ाफ़ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हमने फैसला ये किया कि हम असेंबली में रह के चीज़ों का सामना करेंगे, और 2018 में भी हमने यही किया। हम आइन की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं, हम लोगों के मुकदमे को आर्ग्यू करने में बिलीव करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शफ़ाफ़ इंतखाबात हो जाएँ, उसके बाद ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। मेरा बहैसियत सियासी कारकुन इस वक़्त है कि सिचुएशन नज़र आ रही है, जिस तरीके से बिलावल साहब ने सिंध के मुख्तलिफ अज़ला का विज़िट किया, पंजाब में कुछ जगहों का विज़िट किया, खैबर पख्तूनख्वा तक गए वो, फिर बलूचिस्तान में हमारा जो यौम तासीस हुआ, जो रिस्पॉन्स अवाम की जानिब से आया है, वो बड़ा पॉजिटिव है कि अवाम देख रही है कि अगर उनके मसाइल का कोई निजात दहिंदा है, तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। बिकॉज़ अवाम दोस्त सियासत जो है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करना चाहती है, और माज़ी में भी जितने भी मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुज़रा है, तो उन हालात से निकालने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और लोग पुरुम्मीद नज़र आते हैं कि एक बार फिर आसिफ ज़रदारी साहब की शक्ल में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की शक्ल में एक ज़ीरक सियासी लीडरशिप और नौजवान सियासी लीडरशिप जो है पाकिस्तान को जो मौजूदा भंवर है मसाइल का, उससे निकालेगी। ये जो नौजवान सियासी लीडरशिप की आपने बात की, तो बिलावल बारहा ये पब्लिकली कह रहे हैं कि अब जो उम्र रसीदा सियासतदान है उनको साइड पे होना चाहिए और नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। आप भी चले बिल्कुल नौजवान नहीं सही, लेकिन कोई उम्र रसीदा में नहीं है, तो आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का मेयर बनने का एजाज़ हासिल हुआ। और भी कुछ लोग यंग हैं पीपल्स पार्टी में सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद है जो उम्र रसीदा सियासतदानों की है। तो क्या आड़े हैं बिलावल साहब को उन लोगों को साइड पे करने पर और नए लोगों को टिकट देने में? नहीं अमीर, मैं समझता हूँ सियासत में, गवर्नमेंट में मिक्स होता है। नौजवान लोग भी होते हैं और एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं। आप जो लोग जिन्होंने माजी में हुकूमत चलाई होती है, आप उनके साथ बैठकर चीज़ों से सीखते हैं, उनके एक्सपोज़र से, उनके विज़डम से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये एक मिक्स एंड मैच होता है, और पीपल्स पार्टी में आप देख सकते हैं कि सीनियर क़यादत भी मौजूद है, जो कि 88 की हुकूमत हो, बेनज़ीर साहिबा की 93 की हुकूमत हो, या 2008 वाली हुकूमत हो, उसका, और नौजवान लोग भी हैं, बिलावल साहब जैसे, मेरे जैसे, और इस तरह के बहुत और आपके पास नौजवान लीडरशिप हैं, जिसको पीपल्स पार्टी ने ओवर द लास्ट मेनी इयर्स ग्रूम किया है, और इस वक्त वो उस पोजीशन पे हैं जहां पर वो मुख्तलिफ ओहदों को होल्ड करते हैं। मैं समझता हूँ जब वजीर खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा बनी थी, तो वो भी नौजवान लीडर थी। मुराद अली शाह साहब सिंध के वजीर आला बने, तो वो नौजवान थे। मूसा गिलानी साहब भी मुल्तान से पिछले दिनों जब बाई इलेक्शन हुआ, इलेक्ट हुए, तो वो भी नौजवान क़यादत थी। तो हमारे पास मिक्स है, हमारे पास
सीनियर लोग भी हैं और हमारे पास नौजवान क़यादत भी है। बुनियादी चीज़ जो पीपल्स पार्टी में है वो ये है कि हम कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद, डिलिब्रेशन के बाद जो जमहूरी तरीक़ेकार है उसमें वो फैसला करते हैं और वो फैसला करते हैं जिसके ऊपर हमारी तमाम लीडरशिप के ऊपर कंसेंसस बिल्ड होता है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की तरफ एक मैसेज भिजवाया आज से 2-4 रोज पहले कि वो और आप मिल के साथ चलें और जो इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उससे बाहर निकला जा सके। तो कोई जवाब आया तहरीक इंसाफ की तरफ? अमीर, ना मैंने वो मैसेज दिया, ना मुझे जवाब आया, तो मैं इसके ऊपर कमेंट करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन ये पहली बार नहीं है। अगर आपको याद हो 2018 में फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पे आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान जिन मुआशी मुश्किलात से गुजर रहा है, तमाम सियासी लीडरशिप को साथ बैठने की ज़रूरत है, मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि आवाम को मसाइल के भंवर से हम निकाल सकें। लेकिन बदकिस्मती के साथ उस ज़माने में इमरान खान साहब ने या पीटीआई की क़यादत ने वो रिस्पॉन्स पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को नहीं दिया। तो हम तो रियासत पाकिस्तान में बिलीव करते हैं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट पैरामाउंट है। पीपल्स पार्टी के लिए पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है उसका इंटरेस्ट पैरामाउंट है। तो हम तो चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चलें ताकि कंसेंसस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर सकें। और ये जो इस वक्त सियासी अफरा-तफरी है या सियासी पोलराइज्ड सिचुएशन है, इसको आप खत्म कर सकें, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी उतनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी होगी। और हम समझते हैं कि जब तक इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बेहतर नहीं होती, आप उनको मसाइल से नहीं निकाल सकते। पीपल्स पार्टी ने खुद वो दौर देखा जब आपसे आपका इंतखाबी निशान तलवार ले लिया गया और फिर पीपल्स पार्टी को तीर के इंतखाबी निशान पर आगे बढ़ना पड़ा। अभी तहरीक इंसाफ से भी उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया है, गरचे उन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट में उसे चैलेंज कर दिया है। एक सियासी मंजर के तौर पर आप समझते हैं कि ये हरबे कारगर साबित हो सकते हैं, देरपा हो सकते हैं, कभी ये सूदमत रहे हैं? देखिए, वक्त ने साबित किया कि तलवार चले गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब चले गए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चली गईं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की सोच थी, पीपल्स पार्टी का मंशूर था, पीपल्स पार्टी के अफ़कार थे, वो आज भी ज़िंदा है। और मैं समझता हूँ जो ये सियासी सोच है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप किस सिंसेरिटी के साथ, किस डिवोशन के साथ आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ अशराफिया की बात नहीं करते, आप सिर्फ बड़े लोगों की, अमीरों की बात नहीं करते, आप किसी मखसूस तबके की बात नहीं करते, आप तमाम रियासत में रहने वाले करते हैं। और जो पीपल्स पार्टी की सोच रही है, आपने तलवार छीन ली, तीर आ गया और तीर ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को आगे लेके गई। तो मैं समझता हूँ नहीं करती एज़ लॉन्ग एज़ आप सियासी नज़रिए के साथ चल रहे हैं। और मैं बहैसियत सियासी कारकुन यही समझता हूँ कि चीज़ों को नेचुरल कानून के मुताबिक चलना चाहिए, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल रहनुमा और मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। 25 दिसंबर को जिस वक्त दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही थी, ऐन उसी वक्त सहूनी रियासत इसराइल बमबारी करके गजा के निहत्ते आवाम को खाक और खून में नहला रहा था। मसीही रहनुमा पोप फ्रांसिस ने अपने क्रिसमस खिताब में मुतालबा किया कि मैं गजा में फौजी कार्रवाई खत्म करने और इंसानी राहदारी खोलने का मुतालबा करता हूं। उन्होंने कहा कि मासूम शहरियों पर इसराइली हमलों का खात्मा होना चाहिए, गजा में कैद यरगमालियों को रिहा किया जाए। लेकिन नेतन्याहू की जाबर इंतजामिया ने पॉप समेत दुनिया भर की अपीलें और मुतालबात को खातिर में न लाते हुए गजा के अलमगाजी कैंप पर बदतरीन बमबारी करके 250 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। याद रहे कि गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 20,674 हो चुकी है, जबकि 54,536 फलस्तीनी जख्मी हैं, जिनमें हर घंटे इजाफा हो रहा है। गजा के बहरान में रूह झंझोड़ने और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात सामने आ रहे हैं। अलमगाजी मुहाजिरीन कैंप में रहने वाली 11 साला सैला ने शहादत से एक दिन कबल डायरी लिखी थी, जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सैला ने लिखा था कि हम सुबह 7:30 बजे उठे, मगर नाश्ता नहीं मिला। दीगर बच्चों के साथ खेला, हमें बहुत मजा आया। सैला के साथ खेलने वाले तमाम बच्चे भी इसराइली बमबारी में शहीद हो गए।
अमेरिका और इसराइल के सामने बेबसी की तस्वीर बना अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया को बता रहा है कि गजा में हर 4 में से एक फर्द भूख के बायस मौत के मुंह में पहुंच चुका है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल पर गजा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। नीदरलैंड्स में गजा के शहीद बच्चों से इजहार यकजहती के लिए बच्चों के 8000 जूते रखकर एहतजाज किया गया। इसराइल में कैद फलस्तीनी मर्दों, खवातीन, बच्चों और बूढ़ों से तज़हीक आमेज इसराइली सलूक की एक और वीडियो सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्टेडियम में बच्चों और बड़े मर्दों को बरहन्ना करके कतार में खड़ा किया गया है। दूसरी जानिब एक इसराइली खानदान जिसने 51 दिन हमास के मुजाहिदीन की कैद में गुजारे, हाल ही में उन्होंने इसराइली टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि जब इसराइली बमबारी होती तो हमास के मुजाहिदीन ढाल बनकर हम इसराइलियों की हिफाजत करते। वो हमारी जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे। वो खवातीन की इज्जत करते हैं, वो औरतों से मलिका जैसा सलूक करते हैं। दूसरी जानिब हमास और इस्लामी जिहाद ने जंगबंदी के लिए गजा से दस्तबरदार होने की मिस्री तजवीज मुस्तरद कर दी है। इसी झुंझलाहट की वजह से सहूलियों ने न सिर्फ गजा बल्कि लबनान और शाम पर भी हमले तेज कर दिए हैं। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइल की जानिब से अस्पतालों के करीब बाज सबसे बड़े बम गिराए गए, जबकि शमाली गजा में तबाह होने वाली इमारतों की तादाद शाम के शहर हलब में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दुगनी हो चुकी है। रेड क्रॉस ने गजा तनाज़े को बैनुल-अक़वामी बरादरी की अखलाकी नाकामी करार दिया है। इदारे के मुताबिक गजा की 90% से ज्यादा आबादी बेघर हो चुकी है और 60% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया है और सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में भी बेहतर होती नजर नहीं आ रही। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।